मैं जानती थी कि यह समाज हमारे रिश्ते को गंदा कहेगा, पाप कहेगा, लेकिन मुंबई की उस बारिश से भीगी दोपहर, जब वो भीगे बदन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, मेरा 5 साल का अकेलापन एक पल में छिन्न भिन्न हो गया। भाभी और देवर की यह छुपी हुई कहानी मेरी जिंदगी इस तरह उलट पलट कर देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा नाम नेहा है। आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बयां करने जा रही हूँ जिसे शायद मैं कभी किसी को नहीं बता पाती। समाज मुझे कलंकिनी कहेगा, चरित्रहीन समझेगा, लेकिन सीने के अंदर दबे इस भारी छुपाए हुए पत्थर को लेकर मैं और नहीं जी पा रही थी। किसी से कुछ न के पाने का यह दर्द कितना भयानक होता है, ये सिर्फ मुझ जैसी कोई अकेली औरत ही समझ सकती है। आज से लगभग 5 साल पहले बहुत सारे सपने लेकर रोहित के साथ मेरी शादी हुई थी। रोहित इंसान के तौर पर बुरे नहीं, लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी। वो बेहद करियर के प्रति सचेत थे। वो मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी करते थे। शादी के बाद के पहले कुछ महीने तो अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे वो काम के चक्कर में इस कदर डूब गए कि मेरी तरफ देखने का वक्त ही उनके पास नहीं था। सुबह 8 बजे वो ऑफिस चले जाते और आधी रात को लौटते थे। कभी कभी तो वीकेंड पर भी उन्हें ऑफिस के काम से दिल्ली के हेड क्वार्टर जाना पड़ता था। मुंबई के अंधेरी अंधेरी के इस विशाल सुनसान फ्लैट में मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। पैसों की कोई कमी रोहित ने मुझे कभी नहीं दी। अलमारी भरी महंगी साड़ियाँ, गहने, डिज़ाइनर कपड़े, सब कुछ था। लेकिन दिन के ढलने पर इस विशाल पिंजरे में मैं सिर्फ एक अकेली कैदी चिड़िया थी। एक कम उम्र की लड़की के मन के अंदर जो शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें होती हैं, रोहित वो नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि पैसा और महंगा फ्लैट दे देने से ही शायद सारे सुख मिल जाते हैं। दिनों दिन अकेली रहते रहते मेरे अंदर का स्त्रीत्व जैसे सूखता जा रहा था। ठीक ऐसे ही एक उदास समय में मेरी जिंदगी में समीर ने कदम रखा। समीर रोहित का अपना छोटा भाई है। यानी रिश्ते में मेरा देवर समीर पुणे के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग पास करने के बाद मुंबई में एक नई आईटी कंपनी में इंटर्नशिप पा चुका था। मुंबई के फ्लैटों के भारी किराए और रहने की दिक्कतों को देखते हुए रोहित खुद ही एक दिन उसे हमारे फ्लैट पर ले आए। उस दिन दोपहर बाद जब कॉलिंग बेल बजी तो मैंने दरवाजा खोला। रोहित के बगल में खड़ा था एक लंबा, चौड़े कंधों वाला तरोताजा जवान। आंखों में एक अजीब सी चंचलता और चेहरे पर शर्मीली मुस्कान। उसने मुझे देखते ही सर झुकाकर कहा, नमस्कार भाभी। कि वो पहली मर्दानी आवाज न जाने क्यों मेरे सीने के अंदर तक छू गई थी। रोहित अंदर आए और बोले, नेहा, समीर आज से हमारे साथ ही रहेगा। ये इस माया नगरी में नया है, कुछ नहीं जानता। मैं तो ज्यादातर समय ऑफिस के काम में व्यस्त रहता हूँ। तुम इसका थोड़ा ख्याल रखना, अपने छोटे भाई की तरह देखना। मैंने हंसकर सर हिला दिया था। मन ही मन सोचा, चलो, कम से कम एक इंसान तो मिला जिसके साथ दो बातें करके वक्त बिताया जा सकेगा। लेकिन मैं तब नहीं जानती थी कि नियति मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर भाभी देवर के पवित्र रिश्ते की आड़ में कैसा भयानक खेल सजाकर बैठी है। समीर के हमारे घर में रहने के बाद से फ्लैट का वो मुर्दा माहौल जैसे जिंदा हो उठा। वो बहुत ही प्यारा लड़का था। ऑफिस खत्म करके सीधे घर आ जाता था। शुरू शुरू में वो मेरा बहुत अदब करता था। भाभी बुलाने में उसके चेहरे पर एक अजीब सा शर्मिलापन आ जाता था। मैं भी उसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाती, उसके कपड़ों का ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि समीर की उम्र, उस वक्त उसकी उम्र 22 या 23 साल थी। एक ऐसा दौर था जब शरीर के हार्मोन बहुत तेजी से काम करते हैं, और मैं उस वक्त 27 साल की एक पूरी जवान औरत थी जिसका पति ज्यादातर समय पास नहीं रहता था। एक ही छत के नीचे रहते रहते हमारे बीच की वो अनदेखी दीवार टूटने लगी। मैं जब दोपहर बाद ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखती तो वो आकर मेरे पास बैठ जाता। वो जब बात करता तो मैंने गौर किया कि उसकी दोनों आंखें सीधे मेरी आंखों में नहीं देख पाती थी। उसकी नज़र बार बार मेरे होठों पर, साड़ी का पल्लू ढल जाने से खुली गर्दन पर, या फिर मेरी कमर के उतार चढ़ाव पर टिक जाती थी। शुरू शुरू में मैंने खुद को समझाया, नहीं, वो मेरा देवर है, छोटे भाई जैसा लगता है, वो ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता।
लेकिन एक औरत होने के नाते मैं अनजाने में ही महसूस कर पा रही थी कि उसके देखने में एक गहरा मर्दानी प्यास है। और सबसे बड़ा सच क्या है जानते हैं? पति की बेरुखी से सूखे मेरे बदन और मन को समीर की उस प्यासी नज़र को देखकर एक अजीब सा वर्जित आनंद मिलने लगा था। मैं खुद को और भी खूबसूरती से सजाने लगी, सिर्फ उसकी उस नज़रों की चाहत को देखने के लिए। दिनों दिन यह खामोश उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। रोहित हमेशा की तरह 3 दिनों के लिए ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से बाहर थे। घर में सिर्फ मैं और समीर थे। वो शनिवार का दिन था। सुबह से ही मुंबई का आसमान बादलों से घिरा था और रिमझिम बारिश हो रही थी। समीर का ऑफिस बंद था। दोपहर के वक्त मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी। गर्मी की वजह से मैंने साड़ी का पल्लू कमर में खोंस रखा था, जिससे पीठ का काफ़ी हिस्सा खुला हुआ था। अचानक एक मसाले का डिब्बा उतारने के लिए मैंने थोड़ा ऊपर हाथ बढ़ाया। ठीक तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। पीछे मुड़ते ही देखा कि समीर है। वो एक गिलास पानी पीने के लिए किचन में आया था, लेकिन वो पानी न पीकर एकटक मेरी खुली पीठ और कमर की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, समीर, कुछ चाहिए? वो जैसे किसी सम्मोहन से जागा। उसने थूक गटकते हुए कहा, नहीं, मतलब भाभी, पानी पीने आया था। मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ानी चाही। हमारे हाथ एक दूसरे से छू गए। ओह! वो पहला स्पर्श। उसका हाथ बेहद गर्म था और मेरे हाथ की उंगलियां कांप रही थीं। वो बिना पानी पिए ही गिलास रखकर तेजी से किचन से चला गया। लेकिन उस दोपहर के बाद से हम दोनों के अवचेतन मन में एक बात साफ हो गई। हम अब सिर्फ भाभी देवर नहीं रह गए थे। हम एक दूसरे के जिस्म की महक को महसूस करने लगे थे। उस दिन के बाद से हमारे घर के अंदर की हवा भारी हो गई। हम कोई एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो पा रहे थे और न ही कोई एक दूसरे से बच पा रहा था। ड्राइंग रूम में चलते फिरते कभी कभार हमारा शरीर एक दूसरे से हल्का सा रगड़ खा जाता। वो तब माफी मांगता, लेकिन उसकी आंखों के अंदर मैं एक आदिम भूख देख सकती थी। मैं रात को बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलती रहती। पति की याद मुझे नहीं आती थी। मुझे याद आता था समीर का वो चौड़ा सीना, उसका गठीला बदन और उसकी वो पागल कर देने वाली नज़र। मैं हाथ से अपने बदन को छूती और सोचती कि इस पाप से मैं खुद को कैसे बचाऊं। लेकिन मन एक बात कहता तो जिस्म कुछ और ही बोलता था। जिस्म को एक गहरे मर्दाने स्पर्श की चाह थी, जो मुझे पूरा कर सके। और उस बारिश से भीगी रात ने हमारी सारी बाधाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। किचन के उस हादसे के बाद कुछ और दिन बीत गए। हमारे अंदर की उत्तेजना तब ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी। और ठीक तभी आई वो रात, जिसने मेरी जिंदगी के सारे कानून हमेशा के लिए उलट पलट दिए। वो मंगलवार का दिन था। रात 9 बजे के बाद से ही मुंबई के ऊपर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, साथ में खिड़कियों के कांच कंपा देने वाली बिजली की गड़गड़ाहट। रोहित शहर से बाहर थे और ऐसी तूफानी रात में इस बड़े से फ्लैट में मेरे और समीर के सिवा और कोई नहीं था। रात के 10 बजते ही अचानक पूरे फ्लैट की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा। मैं अपने में एक मोमबत्ती जलाकर बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी, लेकिन तूफान की आवाज़ और बिजली की चमक से मेरा दिल कांप रहा था। ठीक ऐसे समय में मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने मोमबत्ती हाथ में ली और जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरा दिल धक से रह गया। दरवाजे पर समीर खड़ा था। वो शायद सोने की तैयारी में था, इसलिए उसने सिर्फ एक सूती हाफ पैंट पहनी हुई थी। बदन पूरा खाली था। खिड़की से आ रही बारिश की बौछारें उसके चौड़े सीने और पेट की मांसपेशियों पर पड़कर चमक रही थीं। उसके भीगे बाल माथे पर बिखरे थे। वो कुछ कांपती आवाज में बोला, भाभी, मेरे कमरे की खिड़की से बहुत पानी आ रहा है और लाइट भी नहीं है। अकेले न जाने क्यों डर लग रहा है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? आनंद को और भी 1000 गुना बढ़ा देता था। इस तरह लगभग 2 साल बीत गए। समीर की इंटर्नशिप खत्म हुई। उसे एक बड़ी कंपनी में स्थायी जॉब मिल गई और वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया। हमारे वो तूफानी दिन धीरे धीरे यादों के पन्नों में सिमट गए। आज समीर नहीं है। रोहित आज भी पहले की तरह ही हैं, व्यस्त, सीधे और दूर रहने वाले। वो आज तक कभी नहीं जान पाए
कि उनके इस हंसते खेलते संसार की आड़ में कैसा भयानक और रोमांचक तूफान गुजर चुका है। कभी कभी जब दोपहर या रात को इस बड़े से फ्लैट में मैं अकेली होती हूँ, तो मैं बालकनी में जाकर खड़ी होती हूँ। मुंबई के सीने पर जब बारिश होती है, तो मुझे आज भी उस तूफानी रात की याद आती है। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपना बदन देखती हूँ और समीर के उन सख्त हाथों के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। समाज मुझे चाहे कितनी ही कलंकिनी कहे, पापी कहे, मैं जानती हूँ उस वर्जित चादर के नीचे बिताई रातें ही मेरी जिंदगी के सबसे जिंदा और खूबसूरत पल थे। समीर आकर मेरे बेड के एक कोने में बैठ गया। मैंने मोमबत्ती को मेज पर रख दिया। ठीक तभी खिड़की के बाहर एक बेहद डरावनी आवाज के साथ बिजली कड़की। मैं डर के मारे चीख उठी और हाथ से मोमबत्ती गिर गई। मोमबत्ती बुझ गई और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। डर के मारे मैं सीधे समीर की तरफ बढ़ गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में ही मुझे अपनी दोनों बाहों में कसकर भींच लिया। ओह! उसके उस खाली बदन की गर्मी जब मेरी पतली सूती साड़ी को पार करके मेरे बदन से लगी, तो मुझे लगा जैसे मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ गया हो। उसने मुझे इतनी जोर से अपने सीने से लगा रखा था कि मैं उसकी दिल की धड़कन साफ सुन पा रही। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए उस सीने से हटने की एक कमजोर सी कोशिश की। कहा, समीर, छोड़ो, यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। लेकिन समीर आज वो शर्मिला देवर नहीं था। उसने अंधेरे में ही फुसफुसाते हुए कहा, आज और किसी रिश्ते की बात मत करो। मैं पिछले कई महीनों से हर एक रात तुम्हारे बारे में सोचकर रोया हूँ। मैं अब खुद को और नहीं रोक पा रहा हूँ। यह बात खत्म करते ही उसने अपने दोनों गर्म होंठ सीधे मेरे होठों पर रख दिए। उस पहले चुंबन में कोई हिचक नहीं थी। उसमें थी बरसों से जमी हुई गहरी प्यास। उसके होठों की दीवानगी मुझे सुन्न कर रही थी। मैं अब खुद को रोक नहीं पाई। मेरे दोनों हाथ अपने आप उसकी गर्दन के पीछे चले गए और मैंने उसे और भी मजबूती से अपनी तरफ खींच लिया। अंधेरे कमरे के अंदर तब सिर्फ बाहर की बारिश का शोर था और हम दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज। समीर के हाथ मेरी पल्लियों को हटाकर कमर की खुली त्वचा को छूने लगे। उसकी उंगलियों के हर एक स्पर्श से मेरा बदन सिहर रहे था। वो उंगल धीरे मेरी साड़ी की चुन्नटें ढीली करने लगा। मैं रोकने की ताकत को चौकी थी, बल्कि मेरे अंदर का सोए सत्वित तब एक कम उम्र के नौजवान के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देना चाहता था। उसने मुझे औले बेड पर लेटा दिया। बि- बिजली की पल भर चमक में मैंने देखा कि समीर की आंखें हवस कामुकता से चमक रही थीं। वो मेरे ब्लाउज के हुक एक एक करके खोलने लगा। उसकी गर्म सांसें जब मेरी गर्दन, सीने और पेट पर लग रही थीं, तो मेरे मुंह से एक अजीब सी तृप्ति की आह निकल रही थी। वो मेरे पूरे बदन पर अपने होठों और जुबान से एक नया नक्शा बना रहा था। समाज, पति, पाप, पुण्य, सब कुछ उस चादर के नीचे गायब हो चुका था। उस रात हम भाभी देवर नहीं थे। हम थे आदिम दुनिया के एक मर्द और एक औरत। समीर के उस जबरदस्त मर्दानी जोश ने मुझे एक ऐसे चरम सुख के समंदर में बहा दिया, जिसे मैंने रोहित के साथ बिताए 5 सालों में भी कभी महसूस नहीं किया था। एक ही रात में हम बार बार एक दूसरे के जिस्म में खोते रहे, जैसे सुबह होने से पहले दुनिया की सारी खुशियां हमें निचोड़ लेनी हो। सुबह जब हल्का सा उजाला हुआ, तो मैंने देखा कि समीर मेरे पास गहरी नींद में सोया हुआ है। उसका एक हाथ तब भी मेरी कमर के ऊपर रखा था। मेरे पूरे बदन पर उसके नाखूनों और दांतों के काटने के निशान थे। पहले मुझे बहुत गिल्ट महसूस हुआ, रोना आया, लेकिन जैसे ही मैंने समीर के उस मासूम, खूबसूरत चेहरे को देखा, मेरा सारा अपराध बोध गायब हो गया। इसके कुछ दिनों बाद रोहित मुंबई लौटे, लेकिन हमारा ये खेल अब थमा नहीं, बल्कि ये एक रोज की आदत बन गया। रोहित जब ड्राइंग रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम करते या पेपर पढ़ते, मैं किचन में काम करने के बहाने जाती और समीर पीछे से आकर मुझे बाहों में भर लेता और साड़ी के नीचे हाथ डाल देता। पति शायद बगल के कमरे में सो रहे होते। हम बाथरूम में जाकर शॉवर चालू कर देते और एक दूसरे के बदन में डूब जाते। जोखिम जितना बढ़ रहा था, हमारे इस वर्जित रिश्ते का रोमांच उतना ही गहरा होता जा रहा था। कभी कभार रोहित रात को गहरी नींद में होते, तो समीर चुपके से मेरे कमरे में आ जाता था।
हम बिस्तर की चादर को मुंह में दबाकर मिलन करते ताकि रोहित को पता न चले। यह लुका छिपी, यह पकड़े जाने का डर, हमारे इस तरह लगभग 2 साल बीत गए। समीर की इंटर्नशिप खत्म हुई, उसे एक बड़ी कंपनी में स्थायी जॉब मिल गई और वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया। हमारे वो तूफानी दिन धीरे धीरे यादों के पन्नों में सिमट गए। आज समीर यहाँ नहीं है। रोहित आज भी पहले की तरह ही हैं, व्यस्त, सीधे और काम में डूबे रहने वाले। वो आज तक कभी नहीं जान पाए कि उनके इस हंसते खेलते संसार की आड़ में कैसा भयानक और रोमांचक तूफान गुजर चुका है। कभी कभी जब दोपहर या रात को इस बड़े से फ्लैट में मैं अकेली होती हूँ, तो मैं बालकनी में जाकर खड़ी होती हूँ। मुंबई के सीने पर जब भारी बारिश होती है, तो मुझे आज भी उस तूफानी रात की याद आती है। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपना बदन देखती हूँ और समीर के उन सख्त हाथों के स्पर्श को महसूस करने की कोशिश करती हूँ। समाज मुझे चाहे कितनी ही कलंकिनी कहे, पापी कहे, मैं जानती हूँ उस वर्जित चादर के नीचे बिताई रातें ही मेरी जिंदगी के सबसे जिंदा और खूबसूरत पल थे।